इराक के अंदर से इत्तलात ये हैं कि यमनी हूतियों को जो है मुआवनत फराहम करने के लिए वहां से कुछ मकावमती गिरोह जो हैं वो उन तक चीजें पहुंचा रहे हैं। और जिस हद तक हमने आज देखा कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ, जवाब में सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला कर दिया। तो ये सूरत हाल किस हद तक फैलती चली जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें यासिर भाई, ये तो अभी हालात ख़राब हो गए हैं। आपसे पहले भी जब बातचीत होती रही तो मैंने आपसे यही कहा था कि खित्ते के अंदर ये फैल जाएगी जंग। और जब ज़ाहिर है ताकत का तवाज़ुन तो हकीकत में मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिका की ताकत होना और ज़ाहिर है उसके मुकाबले में ईरान की ताकत कोई ऐसी तो नहीं है। हाउएवर उनकी एयरफोर्स भी मौजूद नहीं है, आर्मी कहीं बज़ाते खुद नज़र नहीं आ रही, बूट्स ऑन ग्राउंड तो अभी हुए नहीं है और ना होने का कोई चांस नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत के अंदर आई बिलीव कि मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और खित्ते के अंदर बैठी हुई तमाम वो एलिमेंट्स जो कि हम जिनको अल्फ़ा एलिमेंट्स कह लें, इनको जहादी एलिमेंट कह लें, एक्सट्रीम एलिमेंट्स कह लें, वो तमाम के तमाम आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये अमेरिका के डसे में हैं। इनको इज़राइल की तकलीफ़ है। इनका जब दुश्मन कॉमन है तो फिर ज़ाहिर है अब उसके लिए ये क्या करेंगे, उसके लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाएँगे। जैसे ही ये इत्तेहाद करेंगे तो खित्ते के अंदर जंग सिर्फ़ अभी जो एक ईरान की हद तक रही हुई है, वो एकदम एस्केलेट कर जाएगी। आपको मालूम है आईएस जैसे ऑर्गनाइज़ेशन मौजूद हैं, दाइश जैसी ऑर्गनाइज़ेशन मौजूद हैं। इनका दायरा-कार मिस्र से लेके जॉर्डन, जॉर्डन से लेके यहाँ सीरिया, सीरिया से लेके आपका बाकी अरब दुनिया, इन सब तक जो है खुदा ना खास्ता फैल सकता है। और अगर ये गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जंग कन्वर्ट हो गई, जैसे अभी हूतियों का आपने ज़िक्र किया, हूती क्या हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर ही है ना। तो गुरिल्ला वॉरफेयर अगर चली गई, तो ये तो तवील हो जाएगी और तवील होने की सूरत में अमेरिका तो आज है, कल चला जाएगा। लेकिन जो अरब ममालिक हैं, जो कि अपने मुल्क में इसलिए तिजारत कर रहे थे या उनका कारोबार इसलिए पनप रहा था क्योंकि वहाँ अमन था, सलामती थी, शांति थी। अब यहाँ ममालिक के अंदर जब अमन और सलामती नहीं रहेगी, खुशहाली कैसे उसका मुकद्दर बनेगी? यही वो अच्छा, मेरा वजूहात हैं। मेरा एक सवाल गुल साहब, इस तनाजुर में हमें मालूम है आपने कहा लव एंगल है। हमें ये मालूम है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को, किस तरीके से अंसारुल्लाह को यानी यमनी हूती जो हैं, या किस तरीके से हमास को, या किस तरीके से इराक के अंदर मौजूद जो मकावमती ग्रुप हैं जिसे दुनिया जो है मलेशिया कहती हैं, उन तक ईरान जो है वो कुमक पहुंचाता रहा। लेकिन जब से ये सीरिया वाला मामला हुआ है, आप नहीं समझते कि जमीनी रास्ते जो हैं वो ईरान के लिए मसदूद हो चुके हैं? और ऐसे वक्त के अंदर कि जब ईरान खुद दबाव का शिकार है, तो वो कुमक जिस तरीके से पहुंचा सकता था, या जिस तरीके से अलकुद्स फोर्स जो है वो इस पूरे एरिया के अंदर काम करती थी, वो कहीं ना कहीं डिसेबल हो चुकी है। उसकी एक सादा सी मिसाल हमें दिखाई देती है रशिया के हवाले से, कि रशिया यूक्रेन के अंदर उलझा हुआ है, तो रशिया ने अपने जो एलाइज हैं उनका उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से वो माजी में दिया करता था। तो अब की बार चीजें कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती? जी, बिल्कुल, ये सारी बात है, लेकिन मैं इससे कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल एक हट के बात करूँगा। अफ़गानिस्तान चलते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पहले रूस आता है, हमला करता है, तो अमेरिका, दीगर ममालिक उसकी मुआवनत करते हैं। सऊदी अरब पैसा देता है, कुवैत वग़ैरह पैसे देते हैं, मिस्र जो है असला देता है, चाइना कहीं न कहीं असला देता है और बर्तानिया और फ्रांस उसको असला देते हैं। ब्लो पाइप और दीगर मिलान प जो मिसाइल्स थे, वो दिए गए। लेकिन जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफ अमेरिका आ गया, तो फिर आप मुझे बताएँ कि तालिबान को किसने सपोर्ट किया? क्या इनमें से कोई एक मुल्क था जिसने सपोर्ट किया? द आंसर इज़ इन नेगेटिव, नहीं दिया। मैं यही अब यहाँ मंतक जो है वो लेके आ रहा हूँ। क्योंकि अब अगर आपको बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वहाँ अब उस तरह से ज़मीनी रास्ते मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, अगर सीरिया के अंदर एक वक़्त में बशर उल असद वहाँ मौजूद थे और उनकी रिजीम वहाँ बाकायदा ईरान के साथ शीरो-शक्कर थी, लेकिन क्या वो तमाम एलिमेंट्स जो उस टाइम पे बशर उल असद के साथ थे, क्या वो ख़त्म हो गए? तो जवाब है नफ़ी के अंदर। क्या वो ठीक। तमाम जो सेंटिमेंट्स थे वो किल हो गए? तो वो भी न जवाब नफ़ी में है। क्या वो तमाम लोग जो इस टाइम पे एक मसीहा के तौर पर देख रहे थे अहमद अल-शरा को, तो अबू जुलान जिनको कहते हैं, तो वो आप मुझे बताएँ कि
क्या वो अहमद अल शरा उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर पाए हैं? आते ही हम्म। क्या हुआ कि इसराइल को कुछ इलाका देना पड़ गया। ये चीजें वहां उनके मुल्क के अंदर बहुत एक पैनिक क्रिएट कर रही हैं। आपको याद है कि उनके ऊपर हमला भी किया गया, उनके ऊपर हम्म। बकायदा उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया। वहां जो उनका कैपिटल सिटी है दमिश्क के अंदर, आपने देखा सारा। तो ये तमाम चीजें वहां एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो तो डेवलप कर रही हैं। और क्या सारा का सारा खामोश हो गया सीरिया? तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो यहाँ बात आ जाती है इराक की, इराक के अंदर ठीक है कि उनकी हुकूमत ने कहा कि हम किसी भी ग्रुप को या ग्रोह को वहां पनपने नहीं देंगे, लेकिन इराक के पास उसका मध्य जो हल है वो क्या है इस टाइम पे? हम जानते हैं कि इराक के अंदर जो हुकूमत बैठी है वो ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखती है। आप इसी से देख लेना कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की जो आखिरी रसूमात हैं वो इराक में भी अदा की गई हैं, और सदर जी जी। मसूद पजेश्कियान वहां गए हुए थे। दौरे को मुख्तसर करके जब दोबारा हमला हुआ तो वो वहां यहाँ अपने मुल्क वापस तशरीफ लाए। ये वो तमाम बातें हैं जिसके साथ अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर अगर आप कहें कि नाकाबंदी हो चुकी है या ईरान पैरालाइज हो गया, आई थिंक ऐसा नहीं होता। जो सालों साल से आपकी प्रॉक्सीज बैठी होती हैं, सालों साल से आपके इत्तेहादी या मलेशिया बैठे होते हैं, एक दिन में खत्म नहीं हुआ करते। आप अच्छा, अफगानिस्तान की चले चले मिसाल। फिर इसी इसी जिमन में गुल साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हम ये देख रहे हैं कि अभी जो महाज गर्म है उसमें हिजबुल्लाह जो है, उसको भी स्नब करने की कोशिश की जा रही है। यमनी हूती जो हैं, जो खामोश बैठे हुए थे इतने लंबे अरसे तक, वो भी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। इराक के जो इस वक्त मकामती गिरोह हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। एक गिरोह रह चुका है और वो है हमास। हमास ने अभी माजी करीब के दिनों के अंदर आके ये कहा कि हम टेक्नोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उस वक्त तक जंग दोबारा शुरू नहीं हुई थी जब हमास का ये बयान सामने आया था, तो तब हमें ये लगना शुरू हो चुका कि अब्राहम अकॉर्ड का अगला मंजरनामा जो है वो शुरू हो चुका है, 2.0 उसका सीजन शुरू हो चुका है। अब जो दीगर गिरोह हैं वो शायद इसी तरीके से हथियार डालने की बात करेंगे या सियासी सेटअप का हिस्सा बनने की बात करेंगे। उसी दौरान में दोबारा हमले शुरू होते हैं और उसी दौरान में खबर यह सामने आती है कि खलील अल हय्या जो हैं वो हमास के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। हालांकि इससे पहले खलील अल हय्या ही थे जो हमास को चला रहे थे या उसकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। खलील अल हय्या जो उस वक्त मुज़ाकरातकार के तौर पे सामने आए कि जब इसराइल के साथ डायलॉग चल रहे थे, और उसी वक्त में उनके बेटे के ऊपर अटैक करके उसको शहीद कर दिया गया। जिसने अपने 4 बेटे गंवाए हों, जिसने पोते पोतियां गंवाए हों, जिसने अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दी हो, वो इस वक्त फिर मंजर आम पे हैं। तो हमास वाला मंजरनामा जो है वो इस पूरे मंजरनामे में आपको किस हद तक लगता है कि वो भी एक्टिव होने के दर पे हैं और उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ होगा? देखें सर, मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज किया था कि वो जो 2.0 था वो नहीं शुरू होगा, क्योंकि एक स्ट्रगल है, बहुत पुरानी हम्म। स्ट्रगल है। और फिर धोखा देना अमेरिकन की सरिश्त में है। हाँ, एक बात जो पूरे मेरे ख्याल में सबके दिलों में है और वो ये है कि ईरान अभी तक इसराइल पर हमला क्यों नहीं कर रहा। देखिए, हम्म। ये भी याद रखें कि 47 साल हो गए एक कौम ने ये सोचा कि उनके ऊपर दो ममालिक मिलकर हमला करेंगे, जिनमें एक अमेरिका होगा और एक इजराइल होगा, और फिर ऐसा हकीकत में हुआ। फिर उन्होंने उसके हवाले से अपनी तैयारी भी की। उनको ये हम्म। मालूम था कि ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि देखिए ना, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम, जिसके ऊपर वो कहते हैं ना उर्दू में, जिस तन लागे उस तन जाने। तो इस हम्म। वजह से ये सूरत हाल जो नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि खलील अल हय्या, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, औलाद तक हम्म। का तो नजराना पेश कर चुके हैं वो। अब उन्होंने क्या हासिल करना है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और ईरान की ये हिकमत अमली हो सकती है कि वो एक वक्त में अभी दो न्यूक्लियर पावर्स को चैलेंज ना करे। हाँ, बिल्कुल। सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हैं, मेरे ख्याल में कि इनके ऊपर उनको गौर करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कई दफा के खित्ते के अंदर उनको अपने दोस्तों को बढ़ाना चाहिए, दुश्मनों को घटाना चाहिए। लेकिन ईरान की हिकमत अमली ये महसूस हो रही है कि वो खित्ते के अंदर इतनी
तकलीफ लोगों को पहुंचा दे, अरब दुनिया को इतनी मजबूरियां और मुश्किलात का सामना मुआशी करना पड़े कि उनका जो इस्तेहकाम है वो अदम इस्तेहकाम बन जाए, उनके अंदर जो मुल्क में अमन है वो अमन खत्म हो जाए, जिसके नतीजे के अंदर वो अमेरिका पे दबाव डालें और अमेरिका को यहाँ से खैर बात करने पर मजबूर कर दिया जाए। ये उनकी एक हिकमत अमली हो सकती है। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली कि उनके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन जो अब आपने ये फरमाया कि ये हूतीज जो थे ये दोबारा एक्टिव हो गए। देखें, हूती जो थे उनके ऊपर सऊदी अरब ने पहले भी हमला किया, पहले भी आपको याद है कि उनकी एलाइड फोर्सेस ने मिलकर हमला किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या हूती खत्म हो गए? क्या यमन के अंदर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में वहां हुकूमत कामयाब हो चुकी है? तो द आंसर इज इन नेगेटिव। ऐसा नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कि बाबल मंदब एक छोटी जगह है, उसको बंद करना ज्यादा आसान है।